डेंगू और सर टाइफाइड दोनों एक साथ हो गया था। ओके। तो सर जिसकी वजह से सर मेरा ड्रॉप भी है सर, अब लगभग सर खराब ही हो गया है। अभी भी सर अभी थोड़ा तो बहुत मतलब और अप्रैल को और 6 महीने हैं, इतना खराब नहीं होगा। 11th 12th में थोड़ी बहुत पढ़ाई तो की थी कि नहीं की थी? सर दरअसल सर मेरा सर हेल्थ इशू चल रहा है सर, पिछले 3 साल से कोरोना भी हो गया था मुझे। ओके। सर 11th में जब मैं आया था तो सर उसी समय कोरोना आया, तो उस समय सर कोरोना भी हो गया था। ओके। तो सर मतलब सर हेल्थ इशू चलते आ रहे हैं। और सर मैंने सर एक जगह सर मतलब वो कोर्स लिया भी हूँ मैं एक जगह, मतलब एक प्लेटफॉर्म पे। तो वहाँ पे भी सर बैकलॉग सर अच्छा खासा ही बन गया है। ठीक है, इस चीज को हम टैकल करेंगे। बैकलॉग बन गया है ना, ठीक है, उस चीज को हम टैकल करेंगे। ठीक है, और कौन है? तुम जेई की तैयारी कर रहे हो, नीट की कर रहे हो बेटा? सर जेई की। ठीक है, रिया आप बताओ। So I'm a dropper student preparing for NEET 23. नीट 23, ओके। कुमार? बाकी लोग भी अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं, मैंने नाम नहीं लिया हो तो भी मेरे को सारे नाम दिख नहीं रहे। सिद्धार्थ है। बताओ। आई एम स्टडीइंग नीट। सिद्धार्थ, तुम्हारी आवाज थोड़ी सी वीक आ रही है। हेलो सर, आवाज आ रही है? हाँ, एकदम एकदम धीमी आ रही है, लेकिन चल जाएगा, बताओ। सर मैं नीट की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है। यस सर, और मैं 11th में हूँ। 11th में हो, ओके, ठीक है। और कौन है यहाँ पर? अगर इसी कैटेगरी में आते हो तो ठीक है, कैटेगरी से थोड़ा अलग हो तो प्लीज बता दीजिएगा, तो मैं उस एरिया को भी कवर करूंगा, वरना जनरली जो बच्चे नहीं होते वो एरिया मैं कवर नहीं करता। जैसे अभी हम नीट की बात करेंगे, हम जेई की भी बात करेंगे, 12th के बच्चों की और ड्रॉपर की बात करेंगे। 11th की सिद्धार्थ 11th में हो ना, तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन तुमको भी मैं 11th का दे दूंगा। 11th का और कोई है? नहीं है, ठीक है। चलो, अस्मिता मैम, एनी अदर स्टूडेंट्स एक्सपेक्टेड? अनीता नो मैम? सर, आप स्टार्ट कर दीजिए। मैं स्टार्ट कर दूं ना? ठीक है। सो ठीक है, मेजोरिटी ड्रॉपर हैं, एक 11th का बच्चा है और 12th के भी बच्चे हैं। तो लेट्स अंडरस्टैंड, एक शॉर्ट में मैं अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ द एग्जाम की, एग्जाम के क्या क्या फीचर्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, जिसकी हमें प्रिपरेशन करनी है। सी जब अगर कोई भी चीज हमें पूछी जाए पढ़ाई के बारे में या किसी भी चीज के बारे में, और उसके ऊपर टाइम लिमिट ना दी जाए, टाइम की पाबंदी ना दी जाए, तो अपनी एग्जाम और अपने सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। जो भी हमने पढ़ा होगा वो हमें धीरे धीरे करके कुछ ना कुछ करके हम जुगाड़ लगा के उसका सोल्यूशन तो निकाल लेंगे। लेकिन जेई और नीट की एग्जाम का सबसे बड़ा स्पेशल पॉइंट ये है, और ये बहुत नोट करने वाली चीज है, स्पेशल पॉइंट ये है कि आपकी एग्जाम जो है वो 3 घंटे की एग्जाम है। 180 मिनट में आपने 2 साल या 3 साल में जो भी पढ़ाई की होगी, उस 180 मिनट में आपको परफॉर्मेंस देनी है। ठीक है, तो नीट और जेई की एग्जाम को जो चीज डिफिकल्ट बनाती है वो ये चीज डिफिकल्ट बनाती है, नथिंग, ना कि उसके सिलेबस वास्ट है, ये वो सिलेबस वास्ट है वो तो सारे बच्चे कर ही रहे थे। सिलेबस वास्ट होता है वो सारे बच्चे कर ही रहे होते हैं। जस्ट एक मिनट, एक स्टूडेंट का फोन आ रहा है। बेटा मैंने तुमको एसएमएस पे लिंक भेजी है, तुम्हारा व्हाट्सएप नहीं लग रहा था इसलिए। मेरा सेशन अभी भी चालू है, सुनो बेटा, मेरा सेशन चालू है, मैं सेशन के बाद बताऊंगा। ठीक है, मैं ही सेशन ले, सॉरी। हाँ, तो ये एग्जाम की प्रिपरेशन में आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं? तो प्रॉब्लम्स इस तरह से आते हैं कि 3 घंटे का पेपर है, 3 घंटे में नीट के बच्चों को 180 क्वेश्चंस करने, जेई के बच्चों को 75 क्वेश्चंस करने। इसका मतलब है कि आपके जो क्वेश्चंस का अप्रोच होगा या जो भी होगा वो बहुत तेजी से होना चाहिए, बहुत फास्ट होना चाहिए। इस चीज को फास्ट कैसे कवर किया जाता है? सो इंपॉर्टेंट पार्ट ये हो जाता है कि आप जब टेस्ट दे रहे हैं तब आपके अंदर का जो साइकोलॉजी है वो साइकोलॉजी किस तरह की होनी चाहिए। साइकोलॉजी, पहले तो अपन ये समझते हैं कि एग्जाम के पेपर के वक्त हम क्वेश्चंस कैसे अप्रोच करते हैं। पहला चीज, हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, आंसर ऑप्शंस पढ़ते हैं। क्वेश्चन और आंसर ऑप्शंस पढ़ने के बाद जो सबसे पहली चीज हमारे साथ होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि क्वेश्चन पढ़ते ही हमें चमकना चाहिए कि भाई इस क्वेश्चन में कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, वो कॉन्सेप्ट कौन से चैप्टर से है। या तो पहले चैप्टर आइडेंटिफाई कर ले और फिर उसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा। जो भी है, हमें अल्टीमेट गोल ये होता है कि हमें कॉन्सेप्ट को चमकना चाहिए कि भाई ये कॉन्सेप्ट कौन सा लगने वाला है।
जब हम इस कॉन्सेप्ट कौन सा लगने वाला है इस बात को अगर आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो उसके बाद का नेक्स्ट स्टेप आता है, वो जेई के बच्चों के लिए आता है, नीट के बच्चों के लिए नहीं आता है, क्योंकि नीट के बच्चों के पास वैसे भी 1 ही मिनट का समय होता है, तो उनके क्वेश्चन ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते हैं, उनके सीधे फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। लेकिन जेई के बच्चों के साथ क्वेश्चन का क्या होता है, क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। क्वेश्चन अगर कॉम्प्लिकेट हो गए तो क्वेश्चंस कॉम्प्लिकेट करने के बाद उसको सॉल्व कैसे किया जाता है, कैलकुलेशंस या फॉर्मूला को अप्लाई करके। अब जब हम कैलकुलेशन और फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं तो उसके साथ साथ एक चीज और एसोसिएटेड होती है, वो होती है टाइम। याद रखिए हमारे पास सिर्फ 2.5 मिनट होता है एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। जब हमारे पास ये टाइम का बाउंड फैक्टर आ जाता है तो हमें ये चॉइस करनी पड़ती है कौन से क्वेश्चंस हम पहले करना चाहेंगे, कौन से क्वेश्चंस हम बाद में करना चाहेंगे। क्योंकि आप लोगों ने इंक्लूडिंग द 11th स्टैंडर्ड स्टूडेंट सिद्धार्थ, मेरे ख्याल से आप लोगों ने अभी तक बहुत सारी टेस्ट दी होंगी, मतलब कम से कम 3 या 4 टेस्ट तो बिल्कुल दी होंगी सिद्धार्थ। जनरली किसी भी कोचिंग में कहीं पर भी हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, प्रिपेयर कर रहे होते हैं, महीने में एक टेस्ट तो हो जाती है। लेकिन इज दैट सफिशिएंट, वी डोंट नो। क्योंकि एक प्रॉब्लम जो आप लोगों ने नोट किया होगा, और ये सिर्फ टेस्ट सीरीज के साथ का प्रॉब्लम नहीं है, ये टेस्ट की प्रिपरेशन का प्रॉब्लम है। तो ये चीज जो आपने नोट की होगी, आप जब प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, क्वेश्चन जब चैप्टर पढ़ाया गया होता है, क्वेश्चंस बन जाते हैं, लेकिन जिस दिन टेस्ट होती है उस दिन टेस्ट में बहुत बार ये फील होती है कि यार ये तो आता था लेकिन यार एग्जाम के वक्त चमका नहीं, या हम क्वेश्चन को सॉल्व करते करते कैलकुलेशन में इतना लंबा डीप घुस जाते हैं कि हमको पता ही नहीं चलता कि समय कितना निकल गया है, और बाद में हमें ये पैनिक मोड आ जाते हैं, यार इतना समय डाल दिया है, 1-2 स्टेप और में शायद सॉल्यूशन आ जाए, और उस चक्कर में हम और समय बर्बाद कर देते हैं। तो ये सारी जो एटीट्यूड है, ये जो एट्रीब्यूट्स है, ये प्रैक्टिस के साथ साथ आपको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टेस्ट की भी प्रैक्टिस करना जरूरी है। तो अब ये सब चीजें कैसे डील करते हैं, इसका सोल्यूशन है अकेडसा के पास। दूसरी चीज जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, जो मेरे ख्याल से राजा ने भी बताया हमें, आदित्य नाम है मेरे ख्याल से उसका, उसने बताया कि हमारा बैकलॉग क्रिएट हो जाता है। उसके पास तो फिर भी जेन्युइन प्रॉब्लम थी, उसका जेन्युइन इश्यू था, इसलिए वो बैकलॉग क्रिएट हो रहा था। लेकिन जिसका इश्यू नहीं है उसके साथ भी बैकलॉग क्रिएट होता है, और हर बच्चे का बैकलॉग क्रिएट होता है। मतलब इसमें कोई नई बात नहीं है। बैकलॉग क्रिएट क्यों होता है, बैकलॉग इसलिए क्रिएट होता है कि जब हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, प्रैक्टिस करने के बाद जो हमारी टेस्ट के बीच का समय है, वो समय कम से कम 15 से 20 दिन का समय हो जाता है। कम से कम अगर अच्छी इंस्टीट्यूट होगी तो 15 दिन में दे देगी, नहीं तो 1 महीने में एक टेस्ट होते हैं। तो इतने समय बाद जब हम टेस्ट देते हैं, तब हमें अचानक से समझ में आता है कि भाई ये टेस्ट आ तो गई है मेरे पास, लेकिन ये टेस्ट में मैंने बहुत सारी गलतियां की है। अब वो गलतियां मैं कैसे कवर करूं। जब पढ़ा रहे थे, प्रैक्टिस के लिए असाइनमेंट्स दी थी, डीपीपीस दी थी, तब क्वेश्चंस बन गए थे। अब क्वेश्चन नहीं बन रहे। क्यों नहीं बन रहे क्वेश्चंस? इसलिए नहीं बन रहे क्योंकि जब वो पढ़ा रहे थे तब शायद तुमने बिना टाइम लिमिट के, बिना टाइम बाउंड के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश की है। तो बिना टाइम बाउंड के तो वैसे भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, लेकिन टाइम बाउंड में वो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए राइट स्टेप्स होने चाहिए। तो वो राइट स्टेप्स कैसे आइडेंटिफाई करें कि किस अप्रोच को, उसको हम अप्रोच बोलते हैं हमारी भाषा में, तो किस अप्रोच को लेना चाहिए, किस अप्रोच से उस चीज को आगे बढ़ना चाहिए, ये एक और प्रॉब्लम हो जाता है। अब ये प्रॉब्लम होता है, अब हुआ ये कि भाई अब इस 15 दिन में जो चैप्टर्स खत्म हुए हैं उसका भी तो पढ़ाई करना है, मेरा करंट सिलेबस चल रहा है, अब मैं पीछे के टॉपिक्स कैसे करूं। तो ये जो टाइम मैनेजमेंट वाला इशू है, ये इंपैक्ट आपकी टेस्ट पर करता है। तो इसका क्या सोल्यूशन है, इसके क्या रास्ते हैं? ऐसे 6-7 प्रॉब्लम्स हैं हमारी लाइफ में जो हर प्रिपरेशन वाले बच्चे की लाइफ में होते हैं। उन प्रॉब्लम्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन मेरा दे देता हूं ताकि आपको ये तो पता चल जाए कि जो आपके सामने बैठ के बोल रहा है उस बंदे के क्वालिफिकेशंस क्या है। मेरे कोई क्वालिफिकेशंस नहीं है, मैं सिर्फ 15 सालों से बच्चों को जेई और नीट की तैयारी के वक्त जो प्रॉब्लम्स आती हैं उन प्रॉब्लम्स के ऊपर काम करता हूँ। मैं एक काउंसलर हूँ, मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ, और मैं ब्रेन मैपिंग भी करता हूँ, करियर मैपिंग भी करता हूँ। बट ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट तब आती हैं जब आप करियर सिलेक्शन के वक्त बैठ जाते हैं। जब प्रेपरेशन कर रहे होते हैं तब क्या प्रॉब्लम्स आते हैं वो हम अगले आधे 1 घंटे में, मतलब आई विल, इट इज 7:20, वी विल नॉट टेक मोर देन 45 मिनट्स। मैं 45 मिनट्स में कोशिश करता हूं कि आपको जितने मेजर प्रॉब्लम्स है वो बता दूं, प्लस अकेडसा आपकी किस हिसाब से कहां कैसे कैसे हेल्प करेगा, इसके बारे में मैं शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे देता हूं। ठीक है, सो आई विल बी शेयरिंग माई स्क्रीन। मेरे को खाली अनिता मैम या तरन्नुम जरा बता देना मेरा स्क्रीन शेयरिंग का साउंड आ रहा है कि नहीं, क्योंकि 4-5 दिन से ना गूगल थोड़ा प्रॉब्लम दे रहा है मीटिंग्स में, स्क्रीन शेयरिंग का साउंड आता नहीं है। तो मैं वो खाली एक बार टेस्ट करना चाहूंगा आप लोगों के साथ। मुझे खाली बता दीजिएगा।
आ रहा है। ओके ठीक है। सो लेट्स अंडरस्टैंड स्टेप बाय स्टेप हमारी पढ़ाई कैसे होती है, और वो पढ़ाई के फ्लो में ही मैं आपके सारे प्रॉब्लम्स का धीरे धीरे एक एक करके सॉल्यूशन दे दूंगा। अब जो बच्चे ड्रॉपर हैं या जो बच्चे 12th में हैं, उनका सिलेबस खत्म होने को आया होगा, हम रिवीजन कर रहे होंगे, हम फिर से चीजों को कवर कर रहे होंगे। फिर से चीजों को कवर करते वक्त कैसे पढ़ाई करनी चाहिए उसका भी एक अप्रोच सिमिलर लाइंस पे जाता है। और जो बच्चा फ्रेशर है 11th में है इस वक्त, उसके टॉपिक्स कवर हो रहे हैं, तो उसकी पढ़ाई का तरीका भी क्या होता है। हम जनरली लेक्चर अटेंड करते हैं या वीडियोस देखते हैं। वीडियोस देखने के बाद सबसे पहली चीज हम करते हैं प्रैक्टिस करने से पहले, वो है हम सारे फॉर्मूलाज याद करने की कोशिश करते हैं। फॉर्मूलाज को याद करने के साथ साथ हमारा एक छोटा सा प्रॉब्लम एसोसिएटेड है। हम सारे फॉर्मूलाज एक साथ याद कर लेते हैं और फिर डीपीपी असाइनमेंट उठाते हैं। अब इसमें होता क्या है, जब आप डीपीपी और असाइनमेंट उठाते हो तो आप को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हो कि एग्जैक्टली कौन से फॉर्मूला में आपकी क्या गलती हुई है। इस प्रॉब्लम का हमने धीरे से एक सॉल्यूशन निकाला है, और ये सॉल्यूशन बहुत सुंदर है, जिसको आप एज अ फॉर्मूला शीट भी यूज कर सकते हैं, या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि भाई इसको आप एज अ रिवीजन टूल यूज कर सकते हैं। कैसे? जैसे कोई चैप्टर आपने आज के लिए सिलेक्ट किया कि भाई अब मेरा ग्रेविटेशन मुझे पढ़ना शुरू करना है, ठीक है। बायो के बच्चों के लिए यहाँ पर मैथ्स की जगह पे बायो आ जाता है, बाकी सारे फीचर्स सेम है। जहां जहां डिफरेंस होगा मैं पॉइंट आउट कर दूंगा कि ये बायो का फीचर अलग है, इसमें बायो के बच्चों के लिए कुछ अलग अप्रोच आती है। तो जैसे ही हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ लिया कि ग्रेविटेशन मुझे चैप्टर करना है, या 11th के बच्चे के हिसाब से ग्रेविटेशन एज अ चैप्टर उसको पढ़ाना शुरू हुआ है, तो वो ये देख सकता है कि इसमें कितने कॉन्सेप्ट्स हैं, 7 कॉन्सेप्ट्स हैं। हर कॉन्सेप्ट के अंदर, और ये माइक्रो लेवल तक जनरली लोग नहीं जाते, हर कॉन्सेप्ट के अंदर सब कॉन्सेप्ट्स भी होते हैं। तो वो सब कॉन्सेप्ट्स कितने हैं? 7 सब कॉन्सेप्ट्स के बीच में तकरीबन 39 सब कॉन्सेप्ट्स हैं। तो ये 39 सब कॉन्सेप्ट्स के साथ या तो एक फॉर्मूला एसोसिएटेड है, या तो ये कॉन्सेप्ट एज अ क्वेश्चन भी आता है। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी होती है। तो ये चीज को भी हमने बाइफरकेट करके आपके लिए तैयार किया हुआ है। तो यहाँ पर जैसे ही आप देखोगे कि अब ये फॉर्मूला शीट मेरी तैयार हो गई है, मैं इसको नाम दे रहा हूं, इसकी नामकरण विधि यहाँ पे खत्म हो गई, और ये ग्रेविटेशन एज अ फॉर्मूला शीट मेरी तैयार हो रही है, पूरी कस्टमाइज हो रही है कि मेरी रिक्वायरमेंट क्या होगी। अब यहां पर जैसे ही मैं देखूंगा, तो मैंने नाम दिया था इसको फॉर्मूला शीट का, लेकिन आपको दिख रहा होगा कि ये फॉर्मूला सिर्फ फॉर्मूला नहीं है, यहाँ पे हमने शॉर्ट नोट बनाकर दिए हुए हैं। शॉर्ट नोट क्यों दिए हुए हैं? क्योंकि आप इसको रिवीजन टूल की तरह यूज कर सकते हो। आपको पूरे पूरे चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ताकि आपको बाकी सारी चीजें क्लिक हो जाए, क्योंकि एक बार पढ़ा है तो आप भूलोगे तो नहीं, लेकिन वो रिवाइज होकर क्लिक होना जरूरी होता है। तो वो पार्ट इधर हमने करके दिया हुआ है कि आपको एक शॉर्ट नोट्स बना के दिए हुए। बट सिर्फ यहां पर हम रुके नहीं है, हमने क्या किया है, हर कॉन्सेप्ट या फॉर्मूला के साथ एक एसोसिएटेड क्वेश्चन मिनिमम प्रैक्टिस करना जरूरी है। क्यों? ताकि तुम जब पढ़ रहे हो उसी वक्त तुम नोट कर लो ना, यार ये मैं इस्तेमाल कर पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहा हूं। बाद में के लिए रखूंगा तो वैसे भी मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है। तो हमने उस चीज को बहुत आसानी से कवर किया है। और यहां पर आप लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में जैसे ही आप क्लिक करोगे, ठीक है, ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में क्लिक करने के बाद आपके लिए यहां पर एक क्वेश्चन आ गया। अब मैंने इस क्वेश्चन को मार्क किया, ठीक है, मार्क करके मैंने इसका आंसर सबमिट किया। अब यहां पर यह आंसर गलत हो गया। नॉर्मली आप लोगों का आंसर गलत होता है तो आप लोग क्या करते हो, या इनफैक्ट मैं भी जब स्टूडेंट था तब मैं भी क्या करता था, मैं भी यही चीज करता था कि भाई मैं सीधा सॉल्यूशन देखूंगा, अरे अच्छा ऐसे करना था क्या, ओके करके मैं इस चीज को खत्म करके मामला रफा दफा। मामला रफा दफा नहीं होता, इसका मतलब है आपको ये कॉन्सेप्ट ठीक से समझा नहीं है। तो सबसे पहली चीज आपको करनी चाहिए वो है कि आपको अपनी मिस्टेक नोट करनी चाहिए। नोट कैसे करेंगे हम हमारी मिस्टेक यहां पर नोट करेंगे, और ये सबमिट हो गई। बहुत जो अच्छे एक्सपीरियंस टीचर्स हैं वो भी ये बोलते हैं, लेकिन वो क्या करने को बोलते हैं, वो एक एरर बुक बनाने को बोलते हैं। ये कॉन्सेप्ट बहुत फेमस है, मतलब जो ओल्ड स्कूल टीचर्स हैं उन्होंने तो एरर बुक्स बनवाई हैं अपने बच्चों से, और मैंने ऐसे बहुत सारे टीचर्स के साथ काम भी किया हुआ है। हमने भी सेम कॉन्सेप्ट किया हुआ है कि एरर बुक बना लो, लेकिन एरर बुक को फिर वो रद्दी की टोकरी में नहीं पड़ी रहनी चाहिए, वो एरर बुक का इस्तेमाल होना चाहिए। तो वो इस्तेमाल कैसे कर पाओगे, ये मैं फॉर्मूला शीट खत्म करने के बाद आपको 2 मिनट में बता दूंगा। फिर आप क्या कर सकते हो, आप ये देखोगे कि यहां पर आपने कैलकुलेशन की गलती की थी या आपने कॉन्सेप्चुअल गलती की थी। अगर कैलकुलेशन की गलती की थी तो नया क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, या फिर इसको क्लोज करो, फिर से पढ़ो। नहीं समझ में आ रहा है तो यहां पर क्लिक करोगे, ये प्ले का बटन है, यहां पर क्लिक करोगे तो तुम्हारे सामने एक वीडियो आ जाएगा। इस वीडियो की खास बात क्या है, इस वीडियो में कोई तामझाम नहीं है, कोई बकवास नहीं है। यूट्यूब पे जैसे घंटों चला लेते हैं एक टॉपिक पढ़ाने के लिए, आपको घंटों तक ये वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। यहाँ पे 90% ऑफ द टाइम तो फैकल्टी भी सामने नहीं आती है,
जब भी आती है वो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए, वो एक्सप्रेशंस से जोर मिलता है उस हिसाब से करने के लिए आती है, वरना मोस्ट ऑफ द वीडियोस हमारे पूरे पेन टैबलेट पे बने हुए हैं। आपको कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, कोई ऐसे ग्राफिक्स नहीं आएंगे उड़ते हुए, कोई ऐसे बीच में शेरो शायरी नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, नाच गाना वगैरह कुछ नहीं होगा, पूरा प्योर पढ़ाई है। कैसे पढ़ाई है ये देखो, 10 मिनट में पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया है। जितना जरूरी है उतना ही पढ़ो, एक्स्ट्रा का टाइम बर्बाद मत करो, टाइम बहुत लिमिटेड चीज हो जाती है। तो इस तरीके से हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अकेडजा। सो आज के सब टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का कंसेप्चुअल पार्ट। आप देखोगे पूरे वीडियो में कहीं पर भी फैकल्टी सामने नहीं आएगी, पूरे वीडियो में कहीं पर भी फैकल्टी सामने नहीं आएगी। कंजर्वेटिव फोर्स, कुछ 10% वीडियोस हैं जिसमें सामने से हमने ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल किया हुआ है, कहीं पे हमने डिजिटल का इस्तेमाल किया है, डिजिटल बोर्ड का, लेकिन उसमें भी डिजिटल बोर्ड में ग्राफिक्स नहीं दिए हुए, उसमें पिक्चराइजेशन दिया हुआ है ताकि आप चीजें सही तरीके से समझ पाओ। तो इस तरीके से हमने सारा काम किया हुआ है। पूरे फॉर्मूलाज इस तरह से तुमको याद करने हैं। हर फॉर्मूला के बाद एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ तो वीडियो देखो, वरना टाइम बर्बाद फिर भी मत करो। और इस तरीके से आप अपना पूरा पढ़ाई, पूरा चैप्टर कंप्लीट कर सकते हैं। कंप्लीट करने के बाद जब आप मेन पेज पर जाओगे तो आपको दिखेगा ये वाला हमने अभी बनाया था ग्रेविटेशन, ये मुझे इनकम्प्लीट दिख रहा है। क्यों इनकम्प्लीट दिख रहा है? क्योंकि मैंने हर फॉर्मूला का एक क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया है। See, it is not only about learning. Your preparation has to be very thorough. कोई भी चीज छूट रही हो तो आपको वो रिमाइंडर आना चाहिए, बस वही काम है। आपको यहाँ पे ऑरेंज या रेड दिखेगा, इसका मतलब है ये डेंजर एरिया है भाई, इसको अपने कंप्लीट नहीं किया कर लो। So this will give you a constant reminder of not missing out on any single formula. उसके बाद क्या है, हमने दिखा था कि हमने मिस्टेक नोट की थी, वो मिस्टेक हम बहुत जगह पर नोट करेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं उसका सोल्यूशन बता देता हूँ कि आगे चल के उसका इस्तेमाल कैसे करना है। आपके प्रोफाइल में जाओगे, आपकी सारी मिस्टेक्स, आज तक की सारी मिस्टेक्स एक जगह पे आ जाएंगी। आ गई मिस्टेक, अब मेरे को तो सोल्यूशन दिख गया, अब मैं और क्या करूं? नहीं, और करना है, हमें इसको रीअटेम्प्ट करना है। जैसे ही हम रीअटेम्प्ट पे जाएंगे, क्वेश्चन को बाद में मार्क करना है, पहले तो जाओ हेल्प में, देखो कौन सा कॉन्सेप्ट है। अच्छा, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन याद है क्या? नहीं, याद नहीं है, चलो फिर से कर लेते हैं, और इसको क्लिक करो, फिर से कर लो। फिर से करते वक्त तुम्हें ये भी दिखेगा यहाँ पर फुल थियरी वाला सेक्शन, ये पूरा स्टडी मटेरियल से लिंक्ड है। हमारा स्टडी मटेरियल भी इसी तरह से आता है, हर माइक्रो कॉन्सेप्ट को अलग अलग बाइफरकेट करके आपकी कन्वीनियंस के लिए बनाया गया है। तो जैसे ही आप थियरी देखोगे, फुल थियरी के नीचे एक सेक्शन होता है जहां जहां प्रीवियस टॉपिक्स लिंक्ड है। इसका मतलब क्या है, अगर तुम्हें लॉ ऑफ ग्रेविटेशन समझना है तो तुम्हें डेफिनेशन ऑफ वेक्टर्स आना चाहिए, इक्वल वेक्टर्स आना चाहिए, नल यूनिट वेक्टर आना चाहिए, कोलिनियर एंड कोप्लेनर वेक्टर्स आने चाहिए, फंडामेंटल फोर्सेस क्या होते हैं ये पता होना चाहिए। इसमें से अगर कुछ भी नहीं पता है तो रादर देन गोइंग अहेड एंड मेकिंग अ फूल आउट ऑफ योरसेल्फ, गो एंड स्टडी दैट टॉपिक अगेन, मतलब फिर से वो गलती नहीं होगी। तो मैंने वो फंडामेंटल फोर्सेस समझो, मुझे नहीं आता है तो फंडामेंटल फोर्सेस खुल गया मेरे सामने, फिर फंडामेंटल फोर्सेस में मैं देखूंगा तो कुछ है क्या, नहीं है, मतलब ये बेस टॉपिक है। ठीक है, चलो ये आ गया मुझे। अब कोप्लेनर, कोलिनियर और कोप्लेनर में देख लेता हूं। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, ठीक है। अब इसके कोई प्रीरेक्विजिट्स हैं क्या? है, डेफिनेशन ऑफ वेक्टर्स आता है, जनरल ग्राफिकल एंड अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन आता है, ठीक है। सो वी हैव फिनिश्ड आवर वीक एरियाज, वी हैव कवर्ड आवर मिस्टेक, मार्क द आंसर, मूव अहेड। सिंपल, बहुत आसान है। लेकिन इससे होगा क्या, आपके कहीं पे भी कोई भी लिंक्ड टॉपिक का लूप छूट रहा होगा ना, कहीं स्टडी गैप होगी, तो वो गैप कवर हो जाएगी। जैसे ही वो गैप कवर हो जाती है मामला बहुत आसान हो जाता है। आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, सी आई एम नॉट अ पर्सन, 15 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन आज तक मैंने किसी को कमिट नहीं किया है कि मैं तुम्हें आईआईटी पहुंचा दूंगा या मैं तुम्हें एनआईटी पहुंचा दूंगा। नहीं पहुंचा सकता भाई, मैं नहीं पहुंचा सकता, मैं क्या, कोई भी टीचर नहीं पहुंचा सकता। आईआईटी या एनआईटी या मेडिकल, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में पहुंचना है तो उसके लिए मेहनत तुम्हारी होती है, टीचर्स, हमारे टूल्स, ये सब चीजें 20 to 25% कॉन्ट्रीब्यूशन करती हैं। लेकिन कॉन्ट्रीब्यूशन में तुम्हें गैप्स दिखा देंगे। अब ये गैप्स को कवर कैसे करना है वो तुम्हारे हाथ में है कि तुम कितना इसको सीरियसली ले रहे हो, तुम कितना सीरियसली इसको पढ़ाई कर रहे हो। तो जितना सीरियसली, जितना मेटिकुलसली तुम अपनी गलतियां कवर करोगे, तो सी तुम्हारी प्रिपरेशन में गैप कहां होता है, जो तुम्हारी गलतियां हुई होती है। जब तुमने प्रिपेयर किया था, जब तुमने पढ़ाई की थी, तब कहां कहां गलतियां की थी? क्यों? क्योंकि जब पहली बार में कोई चीज सही कर ली थी, इसका मतलब क्या है, पहली बार में चीज सही हो गई, मतलब मैंने ये टॉपिक बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से समझ लिया है, इसको मैं बाद में कम समय में भी रिवाइज कर सकता हूं या कर सकती हूं,
लेकिन अभी के लिए मेरा मैक्सिमम समय उसमें जाना चाहिए जहां जहां मैंने गलतियां करी है, और फिर ऐसा लगे कि यार पहले एक बार गलती कर दी थी लेकिन उसके बाद मैंने उसको रिवाइज कर लिया, तब तो स्किप कर लो। अपनी प्रिपरेशन को खुद जज करो, लेकिन एटलीस्ट तुम्हारे सामने पूरा कच्चा चिट्ठा होगा कि भाई मैंने कहां गलती की है, मैंने कहां गलती नहीं की है। दैट इज व्हाट दिस मिस्टेक्स रिमूवर डज। वंस यू डन दैट, तुम प्रैक्टिस पे आ जाओगे। प्रैक्टिस करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। पहला होता है असाइनमेंट्स या डीपीपीज हम करते हैं, या क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं किसी बुक से। वो अगर आप कोई एक चीज फॉलो कर रहे हो तो उसी को फॉलो करो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको लगे कि वो इनसफिशिएंट है तो आप यहाँ पे असाइनमेंट में जाओ। असाइनमेंट में जाने के बाद यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हम कोई भी चीज आप पर थोप नहीं रहे, आप अपने हिसाब से चूज करो कि आपको क्या पढ़ना है। जैसे मोशन इन 2 डायमेंशंस मेरे को करना है, उसका मुझे आज रिलेटिव मोशन का असाइनमेंट चाहिए। ओके, किस लेवल का असाइनमेंट चाहिए, मेरी कितनी पढ़ाई हुई है, मीडियम लेवल पे हुई है, सर जेई मेंस तो निकाल सकता हूँ, या नीट लेवल की चाहिए मुझे, तो नीट में मैं मीडियम लेवल पे जाऊंगा या जेई लेवल पे मीडियम लेवल पे जाऊंगा। फिर मैं सिलेक्ट करूंगा कि कैसे क्वेश्चंस चाहिए। नीट वाले बच्चों को ये ऑप्शंस नहीं होते हैं, क्योंकि नीट में एक ही स्टाइल के क्वेश्चंस होते हैं, जेई में वेरिएशंस होते हैं, इसलिए हम ये ऑप्शन देते हैं जेई वाले बच्चों को। और उसमें भी तुम्हारे पास कितना टाइम है प्रैक्टिस करने के लिए, मेरे पास थोड़ा ही टाइम है यार। 5 क्वेश्चन मुझे सिंगल करेक्ट के दे दे, 5 क्वेश्चन इंटीजर स्टाइल के दे दे, बाकी सब 0-0 चाहिए, तो आप 0-0 लेके क्रिएट कर लो। क्रिएट कर लोगे तो 10 क्वेश्चन की कस्टमाइज्ड असाइनमेंट बन के आ गई तुम्हारे पास। बहुत आसानी से कस्टमाइज्ड असाइनमेंट आ गई। असाइनमेंट फिनिश करो। जैसे ही आप असाइनमेंट फिनिश करोगे, आपके सामने यहाँ पर एक सेक्शन आ जाएगा जिसमें कौन से करेक्ट है, कौन से रॉन्ग है, स्किप्ड कौन से हैं। वो तो ठीक है, मतलब ये तो कोई भी बता देगा यार, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन हम जो बता रहे हैं वो ये है कि आप हेल्प मी इंप्रूव में जाओ। हेल्प मी इंप्रूव में जाओगे तो यहाँ पर तो 10 के 10 क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए थे, लेकिन हेल्प मी इंप्रूव में जाओगे तो जो क्वेश्चन आपके गलत हुए होंगे या जो क्वेश्चन आपने स्किप कर दिए होंगे, वो यहाँ पर तुम्हारे सामने लिस्ट आ जाएगी। तो तुम्हें पूरा माइंड ब्लोइंग फीडबैक मिल रहा है कि भाई मैंने तो आज ही पढ़ा था लेकिन उसमें भी मेरा ये कच्चा रह गया, चल इसको कंप्लीट करता हूं, और ये कंप्लीट कर लो। वंस यू हैव डन दैट, उसके बाद तुम्हारे पास ऑप्शन आ जाता है टेस्ट का। अब टेस्ट जनरली 3-4 अलग अलग फॉर्मेट्स में होते हैं। नॉर्मल मैं इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ। फॉर्मेट क्या होता है, महीने में एक बार टॉपिक टेस्ट होती है, या सिलेबस टेस्ट होती है कि जितना सिलेबस कंप्लीट किया हुआ है वो 3-4 महीने में एक बार होती है, और इस तरीके से सारी टेस्ट होती है। लेकिन उन टेस्ट के साथ एक गैप जो हमने देखा है, अब इसमें मैं किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट की प्रॉब्लम नहीं बताऊंगा, किसी की गलती नहीं है। क्यों गलती नहीं है, क्योंकि यार रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड होते हैं, समय बहुत लिमिटेड होता है, हर चीज मैनेज नहीं हो पाती। इसलिए हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पे हमने आपको एक और ऑप्शन दिया हुआ है टेस्ट का। वो ऑप्शन क्या है, आज के दिन में मैंने जो भी पढ़ाई की है, जो भी असाइनमेंट की है, वो असाइनमेंट मैं यहाँ पे टेस्ट के तौर पर दे दूं। जैसे ही मैं वो टेस्ट के तौर पर देने जाऊंगा, जैसे मैंने आज वर्क पावर एनर्जी पढ़ा, ठीक है, वर्क पावर एनर्जी पढ़ा, उसके बाद मैंने आज सिर्फ पावर पढ़ा है, तो मैं पावर को सिलेक्ट करूंगा। पावर सिलेक्ट करूंगा, फिर मैं बोलूंगा कौन सा पेपर करना है। यहां पर नीट के बच्चों के पास पेपर पैटर्न का ऑप्शन नहीं आता है, उनके लिए सीधा यही ऑप्शन आता है कि भाई मैं क्या करूं। यहां पर एक और ऑप्शन है, अगर ये चैप्टर आप अपनी रिवीजन के समय प्रैक्टिस कर रहे हैं तो यहां पर आपको क्लिक यस करना चाहिए कि मुझे मल्टीपल चैप्टर से टेस्ट दो। अगर आप कोई भी टॉपिक पहली बार पढ़ रहे हो तो नो कर देना, तो फिर डायरेक्टली उसी के क्वेश्चंस आएंगे। अगर आप यस करते हो तो ये कॉन्सेप्ट जितने भी अदर कॉन्सेप्ट्स के साथ जुड़ा हुआ है वहां से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो ये चॉइस भी आप मार सकते हो। जैसे ही आपने ये सब कर लिया, आप फिर टाइम फ्रेम सिलेक्ट करोगे। अब आज के दिन में मैंने जो भी पढ़ा है, सोने से पहले अगर मैं एक 15 मिनट की सोचो, सिर्फ सोचो 15 मिनट की अगर शॉर्ट टेस्ट दे देता हूं तो मेरी इंप्रूवमेंट कितनी हो जाएगी। देखो कैसे इंप्रूवमेंट होगी। मैंने टेस्ट डिसाइड किया, आज के दिन आज ही पढ़ा है यार, हार्ड लेवल तो नहीं लेना है, मीडियम करूं इजी करूं, जितना कंफर्ट जोन है, इजी कंफर्ट जोन है, इजी ले लो। इजी लिया, अब ये 15 मिनट की टेस्ट मेरे सामने आ गई, यहाँ पे मार्किंग स्कीम आ गए, ठीक है। चलो, अब जैसे ही मैंने ये टेस्ट शुरू की, यहाँ पे 15 मिनट का क्लॉक चालू हो गया। क्योंकि ये जेई की टेस्ट है इसलिए यहाँ पर 7 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। नीट की टेस्ट में 15 मिनट में 15 क्वेश्चंस आ जाते हैं। आप इसको मार्क करना चालू कर दो, ठीक है। मैंने ये आंसर मार्क किया, मैंने दूसरा आंसर मार्क किया, मैंने तीसरा मार्क किया, चौथा मार्क किया, पांचवा मार्क किया और छठा मार्क किया, और यहाँ पे इंटीजर भी डाल दिया। अब ये मेरा स्कोर कार्ड है। अब मैंने ये, और मेरे तुक्के लग गए, 2 तुक्के लग गए, गुड। सो 2 तुक्के लगे, इंटीजर में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, इसका मतलब है मैंने 8 मार्क कमाए थे, 4 गलत आंसर हो गए। 4 गलत आंसर होने पर मेरे नेगेटिव आ गए 4 मार्क, इसलिए मेरे को 4 मार्क्स मिले। ये सब ठीक है,
उसके बाद यहाँ पर हम प्रेडिक्टेड परसेंटाइल दिखाते हैं, विच इज अ गुड थिंग कि आपको हमेशा नजर रहे कि आपको कितना इंप्रूव करना है। प्रेडिक्ट माई कॉलेज, जो परसेंटाइल होती है उस हिसाब से आपको कॉलेज के प्रेडिक्शंस मिल सकते हैं, वो यहाँ पर डाला हुआ है। ये दोनों फीचर भी फिर भी मेरे हिसाब से मतलब ये हमने डाले हुए हैं, बहुत बच्चे इसको अप्रिशिएट भी करते हैं, लेकिन मैं जिस चीज को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देता हूँ, टॉप प्रायोरिटी, वो है ये वाला फीचर विच इज माई डेंजर एरियाज। मतलब आज ही मैंने पढ़ाई की है यार, आज तो मुझे फुल मार्क्स आने चाहिए ना, तो कहाँ गलती की है मैंने, देखो अच्छा ये कॉन्सेप्ट में मैंने गलती की है, ठीक है इसको पढ़ लेता हूं, नहीं यार ये याद है मुझे, चल प्रैक्टिस की कमी है, मैं एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर लेता हूं। या फिर दूसरे दिन सुबह लेक्चर में जाके सीधा सर को बोलूंगा, सर कल आपने पावर पढ़ाया था, मैंने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए, लेकिन मुझे समझ में आ रहा है कि मैं वर्क एनर्जी थ्योरम थोड़ा बहुत डाउट है, एक बार के लिए शॉर्ट में फिर से एक्सप्लेन कर दोगे, खत्म। उधर का उधर डाउट मालूम पड़ गया, उधर का उधर नेक्स्ट डे क्लास में डाउट पूछ लिया, तुमने कुछ भी अपना बैकलॉग नहीं रखा। बस ये एक तरीका है, ये एक स्टाइल है जिस स्टाइल से आपको पढ़ना है कि भाई पढ़ते रहो, कहीं पर भी गैप्स मत छोड़ो। जैसे ही आपने ये कर लिया, आपका काम खत्म हो गया, आपने टेस्ट खत्म कर ली, बाद में चल के फिर से देखना है तो फिर से एनालिसिस देख सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे प्रैक्टिस में हमने पीवाईक्यूज डाले हुए हैं, 1975 से लेके आज तक हर पीवाईक्यू को चैप्टर वाइज करके दे दिया हुआ है। सुपर टफ क्वेश्चंस सेक्शन नीट में नहीं है, क्योंकि सुपर टफ क्वेश्चंस में एडवांस के क्वेश्चंस आते हैं, तो वो वाला सेक्शन सिर्फ इंजीनियरिंग के बच्चों को मिलता है। तो सुपर टफ क्वेश्चंस भी एक सेक्शन है जहां पे आप एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर सकते हो। ये सारे प्रैक्टिस असाइनमेंट की तरह ही है, आप कस्टमाइज कर सकते हो, कितना चाहिए, क्यों चाहिए, कैसा चाहिए, सेम चीज है। वंस यू हैव प्रैक्टिस्ड, उसके बाद क्या, उसके बाद का अगला स्टेप होता है कि आपको अपनी अपने जो क्वेश्चन सॉल्विंग की स्पीड है उसको बढ़ाना है। अब उसको कैसे बढ़ाया जाए, जो हमने याद है स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था कि क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे दिमाग में क्या क्या चीजें चलती हैं। पहली चीज चलती है कि आपको अपनी क्लिकिंग पावर इंप्रूव करनी है। क्या क्लिकिंग पावर क्या होता है? क्लिकिंग पावर ये होता है कि जैसे ही आपने क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन पढ़ के जो आपको चमकता है उसको क्लिकिंग पावर नाम दिया हुआ है, कि क्वेश्चन पढ़ के जैसे ही आपको चमक गया कि ये कीवर्ड्स की वजह से ये क्वेश्चन में ये फॉर्मूला लगेगा, ये उसकी प्रैक्टिस है। तो ये प्रैक्टिस कैसे होती है? कोई भी चैप्टर जब आपका पूरा खत्म हो जाता है और नेक्स्ट चैप्टर चालू होता है, उससे पहले आप क्लिकिंग पावर की एक टेस्ट क्रिएट कर लो। यहाँ पे मैं सर्कुलर मोशन की एक टेस्ट क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें क्या हो गया, ये टेस्ट सिर्फ 10 क्वेश्चन की 4 मिनट की टेस्ट है। यार 4 मिनट में कैसे मेरी स्पीड बढ़ेगी, बताता हूँ। 4 मिनट में क्या क्या हो सकता है, हर मिनट का हिसाब रखते हैं हम लोग। अब देखो ये क्वेश्चन पढ़ा, अब क्वेश्चन पढ़ने के बाद मुझे लग रहा है इसमें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आएगा, मैं तो तुक्का मार रहा हूं, ठीक है। अब ये गलत हो गया आंसर। अब ये आंसर क्योंकि गलत हो गया है, मेरा जनरल आदत ये होता है कि मैं सॉल्यूशन देखने बैठ जाऊंगा। मुझे सॉल्यूशन नहीं देखना, मुझे क्या देखना है, मैंने क्या गलती करी इसके अप्रोच में। तो यहां पर फैकल्टी मुझे अप्रोच दिखाएगी, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। थोड़ा सा वॉइस शायद लो आएगा क्योंकि कंप्यूटर से आवाज खींच रही है। देखो क्वेश्चन के अंदर एक तो सर्कुलर पाथ गिवन है, तो इससे क्लियर है कि ये सर्कुलर तरन्नुम आवाज आ रही है ना? यस सर की प्रॉब्लम है, लेकिन साथ में जो डिस्टेंस फंक्शन गिवन है टाइम के साथ में, इसके थ्रू आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे जो स्पीड है वो आपकी वेरिएबल है। तो यहाँ पे गलती ये नहीं करनी है कि आप सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के ऊपर ध्यान दो, यहाँ पर आपको दोनों तरीके की एक्सेलरेशन को निकालना होगा। मतलब आपको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी निकालनी होगी क्योंकि जो स्पीड है वो वेरी कर रही है, और साथ में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकाल के फिर आप अपने रिजल्ट तक पहुंच पाओगे। तो यहाँ पर फैकल्टी ने और कुछ नहीं देखो किया, फैकल्टी ने सिर्फ तुमको एक अप्रोच बनाने का तरीका बताया। फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन में जाओगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सेम चीज करोगे, सेम चीज हो जाएगी, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाओगे, पता चलते जाएगा कि क्या अब ये सही होने पर भी यहाँ पे आ रहा है, क्यों? क्योंकि शायद सही होने के बावजूद मेरा अप्रोच गलत होगा, मैंने जो लॉजिक लगाया होगा लॉजिक गलत होगा, तो एटलीस्ट फैकल्टी तुमको बता दे तुमने लगाया है, तुमने अगर सेम लॉजिक यूज किया है तो करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं तो इस लॉजिक की जगह पे ये लॉजिक यूज करो, ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट आएंगे। दिस इज ऑल अबाउट हाउ डू यू पिच द एंटायर प्रोडक्ट, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट पे जाते हैं, ये हमने फिनिश कर दिया। यहां पर भी वापस मैंने गैप नहीं छोड़ा, आप अपनी असाइनमेंट इंप्रूव, आप अपना परफॉर्मेंस इंप्रूव कर सकते हो। असाइनमेंट ले लो, फॉर्मूला शीट ले लो, फिर से एग्जिट मारो, उसके बाद फिर से आके सेम चैप्टर करते रहो, तब तक करते रहो जब तक आप एटलीस्ट क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करने के सारे तरीके नहीं समझ लेते।
करते रहो प्रैक्टिस। इसमें 2 लाख से ऊपर क्वेश्चन है यार, थक जाओगे, क्वेश्चंस खत्म नहीं होने वाले। ठीक है, वंस यू डन दैट, ये नीट के बच्चों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनको तो एक एक मिनट में सारी चीजें कवर करनी है। तो ये क्लिकिंग पावर वाला पार्ट दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखना जरूरी हो जाता है। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद ये वाला सेक्शन इंजीनियरिंग के बच्चों के लिए, जेई के बच्चों के लिए, नीट के लिए नहीं होता है ये सेक्शन, विच इज पिकिंग पावर। पिकिंग पावर क्या है? क्वेश्चन को राइट टाइम पर चूज करना कि भाई अब मुझे चमका कि इसमें क्या फॉर्मूलाज लगने वाले हैं, इसको कैसे सॉल्व करना है, तब मुझे ये चूज करना है कि ये क्वेश्चन मैं अभी करूं कि मैं बाद में करूं। क्यों इंपॉर्टेंट है ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने अभी तक सुना होगा कि नेगेटिव मार्किंग मिलती है क्वेश्चन सॉल्व करने पर। वो नुकसान है। नुकसान नेगेटिव मार्किंग का नहीं है, नुकसान बहुत सारे हैं। क्या क्या नुकसान है? सबसे पहले तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपने जितना समय लिया था वो समय आपका बर्बाद हो गया। प्लस वो जो नेगेटिव मार्क मिला है, वो नेगेटिव मार्क कहीं ऊपर से नहीं आया है, वो आपने कहीं कमाया हुआ है, खुद की कमाई हुई मेहनत है। वो कमाया हुआ मार्क आपका कम हो रहा है। अब वो 1 मार्क कमाने के लिए जो आपने टाइम डाला था ना, वो भी वेस्ट हो गया। इसका मतलब है जो सबसे इंपॉर्टेंट करेंसी होती है जेई और नीट के एग्जाम की, वो होती है क्वेश्चन सिलेक्शन। अगर आप क्वेश्चन में डाउटफुल हो तो उसको बाद के लिए रख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमें ये आदत नहीं होती, हमको ऐसा लगता है, या फिर अगर मिडवे में भी आ गए तो हमें क्वेश्चन छोड़ने आना चाहिए। क्यों छोड़ने आना चाहिए और उसकी प्रैक्टिस कैसे होगी, वो हम यहाँ पे कराते हैं। जैसे अभी हम केमिस्ट्री लेते हैं, बहुत देर से फिजिक्स कर रहे हैं, चलो केमिस्ट्री का कुछ उठा लो। अच्छा, केमिकल बॉन्डिंग उठा लेते हैं, चलो। अब यहां पर क्या हुआ है, यहां पर ये हुआ है कि 10 क्वेश्चन है, 10 में से आपको 5 पिक करने और 5 छोड़ने, लेकिन ये पूरे डिसीजन आपको 4 मिनट के अंदर लेना है। ठीक है, अब ये 4 मिनट में ये डिसीजन लेना कैसे पॉसिबल है दिखाता हूं। सबसे पहले तो आप सारे क्वेश्चंस पढ़ना चालू कर दोगे। ठीक है, वंस यू स्टडीड ऑल दिस क्वेश्चंस। हाँ चलो, इसका ये मैं पिक करना चाहता हूं, चलो ये भी मैं पिक करना चाहता हूं, चलो ये भी मैं पिक करना चाहता हूं, ये भी मैं पिक करना चाहता हूं, ये भी मैं पिक करना चाहता हूं। ये मुझे पिक नहीं करना चाहिए था। ये मुझे क्यों पिक नहीं करना चाहिए था, उसका रीजन यहां पर फैकल्टी मुझे देगी। ध्यान से सुनो। Here, you need to calculate the bond order of different diatomic species. You have to check one by one their molecular orbital electronic configuration to get the bond order values. It will consume your time, so you should leave this question. और जैसे आप ये कर लोगे, उसके बाद इस चीज को आगे लेते जाओ। हर बार ये चीज पिक होती जाएगी, ये चमकते जाएगा कि कैसे इस चीज को आगे बढ़ते जाना। वंस यू प्रैक्टिस इनफ कि आपकी पिकिंग और क्लिकिंग, सॉरी, आपकी क्लिकिंग और पिकिंग पावर स्ट्रांग हो गई है, या नीट के स्टूडेंट हो और आपने क्लिकिंग पावर समझ ली है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, और ये लास्ट स्टेप होता है आपकी टेस्ट टेकिंग का। टेस्ट टेकिंग में लास्ट स्टेप होता है कि आपकी स्पीड कैसे बढ़ेगी। आपको एग्जाम के अंदर प्रेशर नहीं फील होना चाहिए। वो कब फील नहीं होगा, जब आपको आदत होगी, जब वो चीज आपकी रेगुलर होगी। तो हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पर हमने एक सिमुलेटर लेके आए हैं। सिमुलेटर क्या होता है, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, आपको पता होगा, जब भी कोई भी पायलट तैयार हो जाता है अकेडमिकली, उसको सीधा हवाई जहाज नहीं दिया जाता है, उसको एक सिमुलेटर में बिठाया जाता है कि भाई तू देख, तू एक्सपीरियंस कर कि क्या है। हमने भी सेम चीज क्रिएट करने की कोशिश की है, एक सिमुलेटर बनाया है आपके लिए। ये सिमुलेटर कैसे काम करता है, आपका जो भी चैप्टर या जो भी सिलेबस खत्म हो गया है उसको सिलेक्ट कर लो। ठीक है, उसके बाद आप ये चूज करो कि आपको किसके साथ रेस करनी है। रेस का मतलब क्या होता है, दोनों जन साइमल्टेनियसली टेस्ट दोगे। अब ये रेस आप अपने दोस्त के साथ भी कर सकते हो, किसी अकेडजा यूजर के साथ भी कर सकते हो, या किसी प्रीवियस ईयर रैंकर के साथ कर सकते हो। तो हमने क्या किया हुआ है, मेरा फेवरेट प्रीवियस ईयर रैंकर है, तो मैं वही दिखाऊंगा आपको। तो ये प्रीवियस ईयर रैंकर के साथ जब मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं, तो मुझे क्या सोच में आ रहा है, अरे यार मुझे ना टॉप 1000 में आना है, आईआईटी बॉम्बे जाना है, चल मैं 1000 रैंकर के साथ कंपीट करता हूँ कि उसने कैसा परफॉर्म किया था। सो आई विल गो योर एंड आई विल स्टार्ट क्रिएटिंग द टेस्ट। अब जैसे मैंने ये क्रिएट कर लिया, यहां पर आप देखोगे लाइव ग्राफ चल रहा है। ठीक है, अब ये लाइव ग्राफ क्या कर रहा है, ये लाइव ग्राफ यहाँ पे 2 लाइन दिखा रहा है। एक है ब्लू लाइन जो उसकी लाइन है रैंकर की, और एक है ऑरेंज लाइन जो मेरी लाइन है। चलो पहला क्वेश्चन है, मैं अटेम्प्ट कर रहा हूं। मैंने तो तुक्का मारा है, मेरा गलत हो गया, मेरा ग्राफ नीचे चला गया, परसेंटाइल में कोई फर्क नहीं है, 0 का 0 ही रह गया। मैं ये दूसरा वाला क्वेश्चन मेरा करेक्ट हो गया।
उसने अभी तक एक भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया, ऑब्वियस है वो तो टाइम लेगा ही, वो क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, मैं तो तुक्के मारते जा रहा हूँ। तो यहाँ पर 99.99 परसेंटाइल आ गया। अच्छा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। अच्छा ये वाला भी करेक्ट हो गया, मेरा तुक्का पे तुक्का लगते जा रहा है, तो मैं अब और भी पॉजिटिवली इसको अटेम्प्ट करते जा रहा हूँ। ठीक है, अब तक आप देख रहे हो उसने एक भी क्वेश्चन, अच्छा उसने यहाँ पर क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, तो यहाँ पर देखो उसका परसेंटाइल और मेरा परसेंटाइल क्या है, बहुत नेक टू नेक चल रहा है। ठीक है, मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन किया, मैं आगे निकल गया। ठीक है, लेकिन फिर भी मेरा परसेंटाइल में फर्क नहीं आया। क्यों फर्क नहीं आया? क्योंकि उसने एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, उसके पास और बहुत क्वेश्चन है, हमने यहाँ पर गलतियां कर दी हैं। सो दिस इज हाउ द एंटायर टेस्ट विल वर्क, दिस इज हाउ यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज योर स्पीड, क्वेश्चन सॉल्विंग का स्पीड कैसा है, और आप किसी कॉम्पिटिटर के साथ, किसी रैंकर के साथ compete करते वक्त कैसे परफॉर्म कर रहे हो। इसमें 3-4 चीजें आ जाएंगी, फिर से आपके अंदर रियल टाइम प्रेशर आ जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट रिमाइंडर दे रहा है कि भाई देख उसका ये हो गया, उसका ये हो गया। हम आगे निकल गए थे क्योंकि हम तुक्के मार रहे थे। जब आप एक्चुअल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे तब आप भी उसके जितना या उससे ज्यादा ही समय लोगे। तो जैसे उसका ग्राफ ऊपर जाते हुए दिखेगा ना, खुद ब खुद वो प्रेशर बढ़ते जाएगा। तब ये पूरा सिमुलेशन आपके लिए बहुत काम आएगा, ताकि आप लास्ट डे एग्जाम पर कोई भी इश्यू लेके नहीं बैठोगे। So this is how the entire learning वाला part is taken care by Acadza. यहां तक किसी को कुछ पूछना है, क्योंकि अगले 10 मिनट में मैं बाकी की चीजें बता दूंगा फटाफट, लेकिन यहां तक किसी को कुछ पूछना है, किसी को कुछ और समझना है? हाँ भैया, हाँ राजा बेटा बताओ। आदित्य ना? सर 2020-23 का सर जेई का एग्जाम सर एक्सपेक्टेड डेट क्या है सर? इतना सब कुछ इतने कम समय पे कर सकता है? हाँ, तो तुम्हारे वाला प्रॉब्लम, अभी मैं नेक्स्ट स्टेज में आ रहा हूँ। तुम्हारे वाला प्रॉब्लम है कि तुम्हारा बैकलॉग कैसे कवर करना है, तुम्हें प्लानिंग करके पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो वो बैकलॉग के हिसाब से कवर होगी, वो बैकलॉग के हिसाब से कैसे कवर होगी और उसको कैसे मोटिवेट करके हम सही जगह पे लेके आ सकते हैं, वो भी मैं बताऊंगा। बट उसके अलावा अभी तक के फीचर्स में कोई इश्यूज, कोई डाउट? ठीक है, ठीक है, तो चलो नेक्स्ट चीज देखते हैं। नेक्स्ट चीज क्या है? नेक्स्ट चीज है जो बैकलॉग होता है हमारा, वो बैकलॉग कैसे कवर किया जाए। तो उस बैकलॉग पे मैंने यहाँ पर हमने काम किया हुआ है। तो अब यहाँ पर आदित्य बेटा तुम्हारे हिसाब से कैसे ये प्लानिंग कर सकते हो वो देखो। यहाँ पर तुम जाओगे क्रिएट अ न्यू प्लान में, फिर सिलेक्ट करोगे कि तुम्हारे कितने चैप्टर्स पेंडिंग है। ठीक है, अब इसमें जरूरी नहीं है कि तुम सारे चैप्टर्स एक साथ सिलेक्ट कर लो, तुम कुछ कुछ चीजें छोटे छोटे पोर्शन में सिलेक्ट करना चालू करो। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक नॉर्मल चैप्टर ले लेते हैं, वर्क पावर एनर्जी। अब वर्क पावर एनर्जी में मुझे क्या क्या आता है, क्या क्या नहीं आता है, मुझे कुछ नहीं आ रहा है ऐसा लग रहा है। ठीक है, कॉन्सेप्ट्स कितने हैं? ओके। अब वर्क पावर एनर्जी ये चैप्टर अगर मुझे ईमानदारी से कंप्लीट करना होगा तो मुझे कितना समय लगेगा? ये बता रहा है मुझे 13 घंटे लगेंगे। मेरे पास 13 घंटे हैं? नहीं है। अरे है, कर लूंगा। अगर नहीं है और आपकी क्लास आपसे आगे जा चुकी है तो आप यहाँ पर पर्सनलाइज पर सिलेक्ट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि भाई मेरी क्लास में अभी क्या चल रहा है। से फॉर एग्जांपल मेरी क्लास में ऑसिलेशंस चल रहा है। ठीक है, तो अब इन्होंने क्या किया है, इंपॉर्टेंस हमने इसको ऑटोमेटिकली, ये इंपॉर्टेंस वो चीजें लेके आएगा जो इंपॉर्टेंट है। ये 1 मतलब ये लीस्ट इंपॉर्टेंट है, 5 मतलब मैक्सिमम इंपॉर्टेंट है। तो ये वो चीजें 5 इंपॉर्टेंट कर देगा जो तुम्हें अभी ऑसिलेशन पढ़ने के लिए इंपॉर्टेंट होंगी। तो उसको फिर तुम सॉर्ट कर लो इंपॉर्टेंस की तरह, और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पहले कवर कर लो। फिर उस चक्कर में तुम्हारे इजी टॉपिक्स अगर तुम्हें याद आ जाते हैं, प्रैक्टिस हो जाती है तो अच्छी बात है, नहीं होती है तो फिर वो भी कवर कर लेना, वरना वो पार्ट तुम स्किप कर सकते हो। या तुम सीधा फिल्टर कर सकते हो कि भाई मुझे 3 से इंपॉर्टेंट वाली ही चीजें दे दो, तो मेरे 3 घंटे कम हो गए, मतलब मैं 10 घंटे में ये पढ़ सकता हूँ। फिर तुम्हारा प्लान इस तरह से बनके तुम्हारे सामने आ जाएगा। 6 दिन का प्लान है। अगर तुम रोज के 2 घंटे दे सकते हो, तुम बोलोगे कि नहीं सर मेरे पास कुछ काम नहीं है, मैं पूरा दिन पढ़ सकता हूँ, कोई कोचिंग नहीं है, कुछ नहीं है, सिलेबस खत्म हो गया, छुट्टियां चल रही हैं, जो भी चल रहा हो, मैं ज्यादा समय दे सकता हूँ, तो तुम भाई ज्यादा समय दे दो। तो 6 घंटे के हिसाब से प्लान बना लो। तो 6 घंटे के हिसाब से तुम्हारा 2 दिन में खत्म हो जाएगा, 5 घंटे के हिसाब से 3 दिन में खत्म होगा, 4 घंटे के हिसाब से 3 घंटे के हिसाब से 4 घंटे के हिसाब से 4 दिन में खत्म होगा। जैसे जैसे तुमको खत्म करना है, जैसे तुम्हारे पास टाइम अवेलेबल है, उस हिसाब से अपना प्लानिंग को मॉडिफाई कर सकते हो। उसके बाद तुरंत तुम जाओगे, तुम्हारा डे वाइज पढ़ाई चालू हो जाएगा। इसको तुम रिमाइंडर भी सेट कर सकते हो रोज का, अगर शेड्यूल फिक्स बना के रखना है। ये रिमाइंडर आपके गूगल में भी रहता है, आपके एप्पल में भी रहता है, अगर आपके पास लैपटॉप है तो आउटलुक में भी होगा, याहू है तो याहू में भी होगा। आप किसी में भी ये टाइमर सेट कर सकते हो।
रोज जितने आपके डिवाइसेस है, अगर मैं गूगल में, जैसे मैं गूगल में रखता हूँ मेरे सारे शेड्यूल्स, तो वो मेरे लैपटॉप पे भी क्लिक करता है, मेरे फोन में, दूसरे फोन में, सब जगह पे क्लिक कर देता है कि मतलब कुछ भी चीज मेरे सामने होगी मुझे दिख जाएगा कि भाई मेरा ये करना है, मेरे को ये करना बाकी है, मुझे ये पढ़ना है, मेरा ये बाकी है, बस। एंड यू कंप्लीट योर बैकलॉग, और इसमें तुम शेयर करके अपने फैकल्टी के साथ भी डिस्कस कर सकते हो कि सर ये मेरा अभी प्रोग्रेस इतना हुआ है, अब आगे का क्या करना है वो भी बता दो। ये एक तरीका हो गया तुम्हारा बैकलॉग कवर करने का, ठीक है। इसमें वापस वही स्टडी मटेरियल वाला फंडा है कि तुम्हारे सामने वीडियो आ जाएंगे, फॉर्मूला आ जाएंगे, थियरी आ जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज तुम्हें करनी होगी, तुम्हें क्या करना होगा, यहाँ पे तुम्हें डिक्लेरेशन देना होगा कि भाई मैं कॉन्शियसली बोल रहा हूं कि ये चैप्टर मेरा खत्म हो गया है, अब मुझे प्रैक्टिस क्वेश्चन दे दो या फिर मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे जा रहा हूँ। डिपेंडिंग अपॉन योर चॉइस यू सिलेक्ट। आइडियली प्रैक्टिस करके ही आगे बढ़ना हो, लेकिन अगर समझ में आ गया और इजी कॉन्सेप्ट हो तो यू कैन मूव टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। तो इस तरीके से तुम्हारा पूरा बैकलॉग कवर हो जाएगा। एक एक करके तुम सारी चीजें कवर कर सकते हो, सब कुछ एक साथ सिलेक्ट करके पूरा प्लानर बना सकते हो, सब कर सकते हो। लेकिन आइडियली छोटा छोटा जितना करते जाओगे उतना ज्यादा बेटर रहेगा। इस जर्नी में कहीं ना कहीं फैकल्टी की जरूरत पड़ती है। जो लोग ऑनलाइन कोर्सेज करते हैं या जिनके यहाँ पर फैकल्टी के रिसोर्सेज थोड़े डाउटफुल है, जनरली जिस फैकल्टी ने 10-15 साल निकाल लिए हैं उनको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से शायद वो उतना केटर नहीं कर पाए, उतना पर्सनलाइज अटेंशन नहीं दे पाए। तो उसके लिए हमने सोल्यूशन बनाया हुआ है जिसका नाम है चाणक्य दोस्त। चाणक्य दोस्त क्या करता है, चाणक्य दोस्त आप अपनी क्वेरी क्रिएट करो, बताओ कि सर मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है, वॉइस नोट से बता सकते हो, क्वेरी टाइप करके बता सकते हो, या सीधा फोटो निकाल के अपलोड कर सकते हो कि सर ये सारे प्रॉब्लम्स है मेरे। जैसे ही आप कंटिन्यू करोगे उसके बाद आप डिसाइड करोगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स इसके अंदर प्रॉब्लम्स है, प्लीज बताओ कि कैसे करना है। सेम चीज नीट के बच्चों के लिए भी है। यहाँ पर बायोलॉजी आ जाता है। बायोलॉजी फिलहाल के लिए थोड़ा डिसेबल्ड है क्योंकि उसमें जो एडिशनल फीचर्स डालने थे वो शायद बग्स क्रिएट कर रहे हैं, इसलिए वो डिसेबल्ड है। लेकिन आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री चालू है, फिजिक्स और बायोलॉजी भी एक आध हफ्ते में चालू हो जाएगा। या अगर आपकी कोई जनरल क्वेरी है तो वो जनरल क्वेरी भी चली जा सकती है। सो वंस यू डू दैट एंड यू क्रिएट, तो आपकी क्वेरी क्रिएट हो जाती है। वो क्वेरी कैसे काम आती है वो भी बताता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर एक डमी क्वेरी क्रिएट करके रखी हुई थी, जो मेरे पास एक्चुअल में रियल क्वेरी आई थी, उसी को मैंने री रिकॉर्ड कर लिया। तो क्वेरी क्या थी वो सुनो। सर थर्मोडायनामिक्स का पूरा बैकलॉग रह चुका है। मतलब मैं क्लास से बहुत पीछे हूँ और पता नहीं इसको कवर कैसे करूँ। मैंने बहुत बार पढ़ने की कोशिश की, बुक्स निकाले, डीपीपी सॉल्व करने की कोशिश की, लेकिन कंटिन्यूटी और कंसिस्टेंसी नहीं रहती है। मतलब समय मैं मैनेज नहीं कर पा। ये प्रॉब्लम भी बहुत बच्चे फेस करते हैं कि मैं कंसिस्टेंटली चीजें नहीं कर पाता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए भी जो ये प्लान है ये फैकल्टी कंसीडर करेगी कि इस प्लान को किस तरह से फॉलो करना है। कैसे करूँ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे तो वक्त है, लेकिन जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ये बैकलॉग क्लियर करना है। ठीक है, आप कंटिन्यू करो। ठीक है, अभी आपने कंटिन्यू किया तो यहाँ पर फैकल्टी आपको बताएगी कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे कैसे आ सकता है। हेलो मिरल, आपकी क्वेरी मुझे मिली। आपने जैसा बताया कि एक तो आप में कंसिस्टेंसी की कमी है और मेजर प्रॉब्लम तो मेरे लिए है कि थर्मोडायनेमिक्स पूरा बैकलॉग हो चुका है और आपको समझ नहीं आ रहा कैसे करें। तो इसका तो कोई ज़्यादा कंसर्न नहीं है, मैं बहुत अच्छी सी एक जर्नी आपको बना के दूंगा। अगर आप उसकी हर स्टेप को फॉलो करोगे तो थर्मोडायनेमिक्स तो आपका अच्छा हो जाएगा। पर जो बात आपने कही कंसिस्टेंसी की, आपको समझना होगा कि जेई प्रिपरेशन इज वेरी सीरियस गेम। तो यहाँ पे आपको कंसिस्टेंसी तो लानी होगी, और जो मैं जर्नी आपको बना के दूंगा इसमें सभी इम्पोर्टेंट फंडास के कॉन्सेप्ट वीडियोस होंगे, कुछ फॉर्मूलेस में आपको लर्न करने के लिए दूंगा, कुछ आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगा। तो हर चीज आप तभी अच्छे से कर पाओगे जब आप कंसिस्टेंट रहो। और एक बार इस जर्नी को पूरा फॉलो करो। इसमें अगर बीच में कुछ भी कंफ्यूजन आए किसी भी स्टेप में, वो भी आप मुझे बताओ, और आफ्टर कंप्लीशन भी मुझे बताओ कि आपका जो स्कोर है, आपका जो थर्मोडायनेमिक्स को लेके फियर है, क्या वो दूर हुआ है या नहीं। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप दोबारा मुझसे मिल सकते हो, दोबारा कांटेक्ट कर सकते हो ऑन दिस चाणक्य ऐप। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या किया है, इसके बाद हमने फैकल्टी ने आपको वीडियोस निकाल के दिए हैं
जो वहां पर 2-2 3-3 वीडियो आ रहे थे एक एक कॉन्सेप्ट के, उसको भी प्रिसाइज करके हर कॉन्सेप्ट का एक वीडियो निकाल के दिया, जो इंपॉर्टेंट वाला वीडियो है वो उठा के दिया हुआ है। वंस यू डन दैट, ये सारे वीडियोस तुम्हारे सामने आएंगे एक एक करके, सब कुछ स्मॉल पोर्शन में आप देख सकते हो। देखने के बाद अगली चीज है कि जो फॉर्मूला शीट हमने स्टार्टिंग में बनाई थी वो यहाँ पर फैकल्टी खुद क्रिएट करके दे रहा है। तो ये भी तरीका यूज कर सकते हो कि हर फॉर्मूला के साथ एसोसिएटेड वीडियो देख लो और अपनी पढ़ाई कवर कर लो, जिस हिसाब से तुम्हारा कस्टमाइज्ड लर्निंग होता है उस हिसाब से। और अल्टीमेटली सर ने, फैकल्टी ने प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस निकाल के दिए हुए, वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो। सो दिस इज हाउ द एंटायर सिलेबस विल बी कवर्ड। तुम्हारा बैकलॉग इसी तरीके से कवर होगा। या तो तुम खुद उसको कवर कर लो या फिर फैकल्टी से रिक्वेस्ट करो, वो भी कवर कर देंगे। फैकल्टी बाकी के भी सारे डाउट्स सॉल्व करते हैं। फिर लास्ट स्टेप आ जाता है कि भाई हम रिवीजन कैसे करें। तो रिवीजन के लिए यहाँ पर ऑप्शन है कि आप 5 मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस ऑफ हर चैप्टर उठा लो। अब वो चैप्टर के 5 मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस कौन से हैं और क्यों हैं, उसका लॉजिक भी यहाँ पर दिया हुआ रहता है। ये देखो, ये लॉजिक है उसका, ठीक है। अब इसके बाद इसको टीच मी में जाना है। अगर ये समझ में नहीं आया तो, और टीच मी में नहीं गया तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करके नेक्स्ट क्वेश्चन करूंगा। ये गलत हो गया, यहाँ पर मेरे गलती हो गई है, भाई सोल्यूशन देख लो, आगे बढ़ो। गलती हो गई है तो सोल्यूशन देखो, आगे बढ़ो, स्किप कर लो। सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट वाइज पता चलेंगे। फिर हमें पता चलेगा कि इसमें हमारी क्या गलती थी, गलती है इसलिए प्रैक्टिस 10 क्वेश्चंस कर लो। फिर वो उसके बाद उसमें क्या गलतियां हैं उसका पीडीएफ डाउनलोड कर लो, सब कुछ पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन रिवीजन दोस्त में एक और चीज आ रही है जो रिवीजन प्लान क्रिएट करता है। ये रिवीजन प्लान क्या क्रिएट करता है, जो तुमने मिस्टेक्स किए हैं, जितना तुमने प्लेटफॉर्म पर प्रैक्टिस किया है, उसके हिसाब से फैकल्टी हर हफ्ते तुम्हें एक स्टडी प्लान बनाकर भेज देगी। इस फीचर को लाइव होने में 1-2 हफ्ते लगेंगे और, बट ये तुम्हें हर हफ्ते बताती जाएगी कि भाई तुमने इतना पढ़ाई किया है, तुम्हें और इतना करना है, तुम्हें और इतना करना है। दिस विल बी अ कांस्टेंट रिमाइंडर एंड दिस विल मेक श्योर दैट यू आर यूजिंग द एंटायर लर्निंग अपॉर्चुनिटी टू द मैक्सिमम फुलेस्ट पोटेंशियल, ठीक है। तो एज आई हैड प्रॉमिस्ड, मैंने 6 बजे से पहले खत्म करने की कोशिश की है। अब का समय तुम्हारा समय है, तुमको कितने सवाल पूछने हैं, जो भी सवाल है प्लीज बताइए। सर हम लोग के पास सर टाइम कितना बचा है फॉर जेई 2023? अप्रैल में जेई होगी, फर्स्ट सेशन जेई अप्रैल में होगा। अब ये प्रेडिक्शन है, असली चीज तो जब एनटीए अनाउंस करेगी तभी बताएंगे, ठीक है। बाकी लोगों को कैसा लगा, रिया, सिद्धार्थ, कैसा लगा ये पूरा प्लेटफॉर्म? अभिनव? अच्छा लगा। हेलो। हाँ अभिनव बताओ। अच्छा था, गजब था, लेकिन मजा आ गया। गजब ये था क्या बोलते सर, मतलब यार, मतलब पहली बार गजब। देखे सर आप लोग? पहली बार देख रहा है ऐसा कुछ? मतलब कि ये सर चीज, वो सॉरी नहीं सर, मतलब वो अंशुल सर बोलते थे लेकिन हम कभी देखे नहीं, फिर आकर के देखे तो मतलब मिस तो कर अच्छा, दिए। तुम अंशुल सर के स्टूडेंट हो? हाँ तो सर, तुम्हें ये समझना ही चाहिए था कि अंशुल सर के स्टूडेंट है तो गजब से नीचे तो कुछ हो ही नहीं सकता। हाँ सर। Anyways, सर ये मेरा एक दिक्कत था, मतलब हमको भी मार्क्स नहीं आता है सर, मतलब हम 12th में हैं और मार्क्स कभी नहीं आता, मतलब रेगुलर सब कुछ सही है मेरा, तो लेकिन एग्जाम देने जाते हैं तो मार्क्स इसकी नहीं आता। प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। इसमें ठीक है रोज सर। जब तुम पढ़ाई कर रहे हो, जब तुम प्रैक्टिस कर रहे हो, प्रैक्टिस खत्म करने के बाद एक टेस्ट दे दो 15 मिनट की। ट्रस्ट मी, तुम 2 हफ्ते में हम फिर से मिलेंगे ऑन रिकॉर्ड। तुम चाहे तो 2 हफ्ते तक ये रोज करो और उसके बाद 2 हफ्ते बाद हम फिर से मिलेंगे, ऑन एयर मिलेंगे। यूट्यूब पर मैं सारी दुनिया के सामने तुम्हें सवाल पूछूंगा और तुम जवाब दे देना मेरे को। अगर फर्क नहीं आया हो तो नहीं, अगर नहीं आया तो मैं यूट्यूब पर लाइव जाऊंगा और बोलूंगा मेरी से गलती हो गई। ये गलती हो ही नहीं सकती है। स्ट्रैटेजी में सबसे पहला चीज है तुम रोज चेक करते रहो कि तुमने कितना पढ़ाई किया है। अगर ये तुमने रोज कंसिस्टेंटली कर लिया ना, तुम्हारे मार्क्स ऑटोमेटिक इंप्रूव होंगे। समय लगेगा, इसलिए बोल रहा हूँ 2 हफ्ते लगेंगे। 2 हफ्ते बाद तुम खुद देखोगे कि तुम्हारा कितना ज्यादा चीज इंप्रूव हो गया है, प्लस तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल अलग लेवल पे चला जाएगा, उसमें और मजा आ जाएगा। सर आप लोग पहले ठीक है, ठीक है। अगर और कोई क्वेश्चन है तो ठीक है, नहीं तो मेरे सेशन में जितने भी बच्चे जब भी मेरा सेशन अटेंड करते हैं, वो सेशन में अगर सेम डे पे और अगर उनको ऐसा लगता है कि परचेज करना है तो मैं उनको अपनी तरफ से एक गिफ्ट दे देता हूँ कि भाई तुमको लगता है कि ये तुमको आज के दिन में अगर तुम इसको डिसाइड कर लेते हो ये सही चीज है मेरे लिए,
तो आज के दिन के लिए फिर मैं आज के दिन के सब्सक्रिप्शन के लिए 1000 रुपीज ऑफ देता हूँ, ठीक है, विच मीन्स जो 5309 इसका सब्सक्रिप्शन कॉस्ट है वो एक्चुअल में हो जाएगा 4129। और अगर आपको ये लेना हो तो आप तुरंत जिन्होंने आपको कनेक्ट किया था उनको मैसेज कर दीजिए और उनको बोलिए कि सर मेरे को आज ही खरीदना है, तो आज के लिए फिर तुम्हें वो एक वैलिड कूपन मिल जाएगा, ठीक है। कोड एक बार और बोलिए। सॉरी सर कोड। हाँ कोड में तुम मैसेज कर देना मेरे को, तुम्हें खरीदना होगा तो मैं आज दे दूंगा तुम्हें कोड। हाँ सर आज ही लेना है। ठीक है मैं देता हूँ तुम्हें, फोन पे कर देता हूँ। ठीक है। ठीक है चलो, थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच। अस्मिता बाकी लोगों से तुम लोग कनेक्ट कर लेना, पूछ लेना क्या सीन है, उन्होंने माइक तो अनम्यूट Yes, sir. किया है, फीडबैक प्लीज देना, Yes, sir. ठीक है। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच, इट वाज फन, हैव अ लवली वीकेंड और बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना, ऑल द बेस्ट। फोर प्लस 2